इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुंचाएगा। अपने दामन पे लगे काले धब्बे को साफ कर सकते हैं। आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीयूष जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे की वजह को समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि उन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस और इस पर कार्रवाई का आगाज हो चुका था। इसलिए शायद जज साहब ने मुस्ताफ़ी होना मुनासिब समझा ताकि मामलात खामोशी से हल हो सकें। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद अगले चीफ जस्टिस बनने के मुंतज़िर सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन का अचानक मुस्ताफ़ी हो जाना एक धमाके से कम नहीं था। इस इस्तीफे के पीछे मुख्तलिफ तौजीहात जो हैं वो पेश की जा रही हैं। बाज़ मुबसरीन के ख्याल में ये आने वाले दिनों में किसी मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए एक जो है वो तैयारी थी और ये कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस तैनात होने के बाद से अदालत में कोर्स करेक्शन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की एक फ़िज़ा कायम हो गई है। तो क्या ये वाकई ही उसी अकाउंटेबिलिटी को जो है उसी अकाउंटेबिलिटी का पेश खैमा है, या जैसे कि कहा जा रहा है कि ये इस्तीफ़ा दरअसल गुज़िश्ता चीफ जस्टिस के दौर में सुप्रीम कोर्ट में पैदा होने वाली तकसीम का नतीजा है? तो किस बात में ज़्यादा दम है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो इंतखाबी मुहिम जो है वो नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पीटीआई बल्ले के निशान को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है और कल उसका भी फैसला मुतवक्के है। इसी तरह नून लीग की बात करें तो उसकी काफ लीग और MQM पाकिस्तान के साथ इंतखाबी इत्तेहादों की बेल बंडे चढ़ती नज़र नहीं आ रही। ताहम पंजाब की हद तक IPP को अकोमोडेट कर रही है। PMLN ने गुलाम सरवर खान, आमिर कियानी और अलीम खान के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। हालांकि इन्हीं साहिबान को कल तक नून लीग बड़ी खराबियों की जड़ समझती थी। अलीम खान को ATM कहती थी, आमिर कियानी को अद्वियात स्कैंडल से जोड़ती थी और गुलाम सरवर खान को PIA डबोने का जिम्मेदार ठहराती थी। लेकिन आज वो सब बयानिए पीछे छोड़कर क्या नून लीग वोट को इज्जत दिलाने की खातिर इन लोगों को जो है उन लोगों के लिए रास्ते जो है वो खाली रख रही है? ये दोहरा मयार है या सियासी मयार का असल चेहरा? इस पर बात करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा अच्छा पैनल ऑफ सीनियर्स जो है वो मौजूद है। नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ इरशाद भट्टी हमारे साथ जो है हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं और सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू। नुसरत आपसे शुरू करती हूँ। नुसरत, जो ये इस वक्त हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो जिस तरफ चीज़ें चल रही हैं, जो इस्तीफ़े आ रहे हैं, क्या इसको ये समझा जा सकता है और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी का, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक जो सिलसिला है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया है, या फिर इसको ये कहा जाए कि ये एक पर्टिकुलर जजेस के खिलाफ वो जो एक सख्त बंदी का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये उसकी तरफ इशारा ज़्यादा करता है? देखिए बीबी, बात ये है कि कोई सेल्फ करेक्शन नहीं हो रही। ठीक है जी, कुछ लोगों ने एक अपना कंधा दिया था 62, 63 कुछ चीज़ें डिमोलिश करने और किसी को लाने के लिए, और उसमें वो इस हद तक चले गए। आप ये देखिए कि एक शख्स को, एक इंसान को, मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर साहब इंतहाई दयानतदारी से आपकी खिदमत में एतराफ़ करता हूँ हाथ उठा के मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। उस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सादिक और अमीन के जो लक़ब हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती के लिए हैं जिनका नाम भी लेते हुए जो है वो हमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हम फानी इंसानों को ये हक देते हैं कि वो बैठ के फैसला करते हैं कि इरशाद भट्टी सादिक और अमीन है, नुसरत नहीं है, या वाइस वर्सा। तो अब जब आपके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं मिस्टर नकवी साहब, मिसाल के तौर पर, कि एक तरफ तो तुमने ये इख्तियार एंजॉय किया, दूसरी तरफ इस्तीफा दो और 10 लाख रुपए माहाना की पेंशन भी लो और माली भी जो है कटिंग करे,
کہ یہ ذرا چمیلی اچھی نہیں لگ رہی. اب دوسرے صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ انہیں کچھ دکھایا گیا ہے. ایسے ہی کیوں نہیں آپ بات کرتے کہ سیلف کریکشن کوئی نہیں ہو رہی؟ وہ سیلف کریکشن کی بات جو بی بی ڈیمولیشن اسکواڈ جو ہے اس کا رخ دوسری طرف مڑ گیا ہے. پہلے انہوں نے وہاں کی کچی بستی تباہ کی تھی, اب دوسری کچی بستی کا رخ کیا ہے. کچھ دکھایا جاتا ہے تو ورنہ جن کے دامن صاف ہوتے ہیں. دیکھیے آپ جو مرضی بات کر رہے ہیں, آج کل جیسے فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس صاحب, وہ بڑی کنٹروورسی میں ہے کہ جی بلہ فلانا فلانا. میں ذاتی طور پر اس بات کو واضح کر دوں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ایز اے رپورٹر, میں چاہتا ہوں انتہائی دیانتداری سے, میرے تمام تر تحفظات کے باوجود, اور جتنی پی ٹی آئی نے میرے ساتھ محبت کی اور ابھی تک جاری ہے, میں چاہتا ہوں, آج کل تو نون لیگ بھی بہت محبت کر رہی ہے. جی اب سے پیپلز پارٹی بھی آج سے شروع ہو جائے گی. طاہر القادری جب دوبارہ قزن ہو گئے, اب طاہر القادری صاحب نے قزن بدل لی ہے. کمال کر رہی ہے, اتنی بڑی نئے رشتے بن رہے ہیں, نئے رشتے بن رہے ہیں. نہیں قزن ہی بدل گئے. جی مجھے پتا ہے, آج وہ میں نے خرم گنڈا پور صاحب کے ساتھ دیکھی تصویریں. بہرحال میں عرض یہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کا تاریخی نشان ملنا چاہیے. بٹ دیٹ از سیاسی پوزیشن آف اے سیاسی رپورٹر. اب آپ لیکن دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہو رہا تھا. اب ایک جب آپ لا میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو لاہور ہائی کورٹ بھی گئے تھے, انہوں نے آپ کی استدعا پر 5 رکنی فل بینچ بھی, لارجر بینچ بھی بنا دیا. پشاور ہائی کورٹ بھی گئے تھے, پھر پشاور ہائی کورٹ, اور خود تحریک کے جو ماشاءاللہ وکیل بھی ہوتے ہیں میرے ٹاپ کے, بھی گوہر صاحب, وہ کہتے ہیں سر ہم فورن شاپنگ نہیں کرنے گئے تھے. انہوں نے کہا یہ لفظ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. مطلب وہ جیسے وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براث والی, یہی ہے نا, براث ہی اسپیلنگ جیسے. اچھا, تو اسی طرح ان کا یہ ہو گیا کہ ٹو مینی لائرز, دے آر اسپوائلنگ دا کیس آف پاکستان تحریک انصاف, اینڈ آئی فیل بیڈ اباؤٹ. اس پہ آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ یہ جو سب کچھ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, بہت لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے سپریم کورٹ. بٹ نصرت صاحب کا تجزیہ, اور obviously بہت ان کا کریڈیبل تجزیہ ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, سیلف کریکشن ہے, یہ بس ڈیمولیشن اسکواڈ کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف ہو گیا ہے. جسٹس نقوی اینڈ جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس نقوی صاحب کا تو استعفیٰ پھر بھی میرے لیے حیرت انگیز تھا, اس وجہ سے کہ جس جسٹس نقوی کو میں جانتا ہوں اور جس مجھے توقع تھی کہ وہ اپنے کیسز کو, اپنی کرپشن الزامات کو, اپنی آڈیو کو اور فیس کریں گے, اور وہ کر بھی رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ یہ سارا جھوٹ ہے, انتقامی کاروائیاں ہیں, آئی ول فیس اٹ. لیکن اچانک وہ ریزائن کر گئے, اور اعجاز الاحسن صاحب کا تو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ ریزائن کر جائیں گے. اب دو کہا جا رہا ہے کہ, ایک کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس طرح اختلافات ہو گئے تھے چیف جسٹس سے, اور سپریم کورٹ میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا تھا اور ماحول خراب ہو گیا تھا, اور دوسرا تھا کہ ان کا کوئی ریفرنس آ رہا تھا, ان کی بھی کوئی چیزیں آ رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ انہوں نے ریزائن کیا. اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ آئیں اور ریزائن کیا. لیکن میرا خیال ہے صرف ایک کریڈیبلٹی کہ ادروائز اتنے پائے کہ جج, اتنے پائے کہ جورسٹ ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے بجائے اس کے کہ وہ ریکیوز انہوں نے کر لیا, انہوں نے آسان رستہ لے لیا. نہیں, میں وہی اسی پہ جا رہا تھا, اگر آپ ایک لمحہ دیتی تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو فیس کرنا چاہیے تھا, ان کو جو کچھ بھی تھا ان کو وہاں فیس کرنا چاہیے تھا. بہت جج اور بہت ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ رکنا نہیں چاہیے کہ ان کے ریزائن سے, یہ تحقیقات کمپلیٹ ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل میں ریزائن کر جاؤں تو میرا سارا کچھ بند ہو گیا. آپ عزت امپورٹنٹ ہوتی ہے پینشن اور مراض سے, میرا خیال ہے اس پہ. آپ اپنی بات کیجئے. اور اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو یقین کریں, یا تو میں فیس کرتا اور قوم سے معافی مانگ لیتا کہ بھی میں اس طرح یہ میں نے کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ درمیان میں رستے سے نکل جانا, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ مجھے توقع تھی دونوں ججز سے, اور دونوں ججز کے بہت اچھے ڈیسیژن ہیں. ہم جب جانے والے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی جھولی میں سب کچھ جسٹس اعجاز الاحسن کمال کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے, کمال ڈیسیژن کیے انہوں نے. جسٹس نقوی نے الطاف حسین صاحب پہ جو پابندی, مشرف کا, یعنی بڑے فیصلے کرنے والے دبنگ جج تھے, اور اس طرح گئے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی تطہیر نہیں ہے سپریم کورٹ کی, پولرائزڈ ہو گیا ماحول, اس میں فیوریٹ ججز ہیں اپنے. اچھا,
اگر آپ پیناما لیکس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جج ہیں اور یہ وہ 5 جج تھے، جسٹس بندیال، منیب اختر، اعجاز الاحسن، اور اگر آپ ان کو جیسے مسلم لیگ نون یا پولیٹیکل وہ بناتے ہیں کہ یہ سہولت کار ہیں، یہ متعصب ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ ایک باعث جج ہیں، ایک طرح کے مکتبہ فکر ہیں، تو اگر میں جب دیکھوں تو میرے پاس اپنی لسٹ ہے. میرے پاس وہ لسٹ ہے حدیبیہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بند کیا، میرا خیال تھا نہیں بند کرنا چاہیے تھا. تاحیات ناہلی ختم کی، ہاں میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ کا کوئی حکمران رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، چوری پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، قوم کو بیوقوف بناتا ہے، پارلیمنٹ کو بیوقوف بناتا ہے، اس کو نہیں دوبارہ موقع دینا چاہیے. اور اسی طرح جس طرح مذہقہ خیز اور بھونڈے انداز میں نواز شریف صاحب کی واپسی میں جتنا 11 سماعتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا، میرے خیال میں یہ لسٹ ہے. میرے خیال میں وہ ہے کہ جنہوں نے زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھی نواز شریف صاحب کی، وہ ہے جنہوں نے فل ڈے سماعتیں کی تھیں، جنہوں نے اپنی نگرانی میں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر بنا کر تو بھائی کی گارنٹی دے کر باہر بھجوایا تھا، جنہوں نے پورا ماحول بنا کے کہا روبکار کہا کہ ابھی پہنچانی چاہیے. تو لسٹ اپنی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن اور اس لیے کوئی تطہیر نہیں ہے. آپ نے جو بھی بات کی نا وہ بڑی امپورٹنٹ، جو آپ نے کہا کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکنا چاہیے کہ کسی نے ریزائن کر دیا ہے تو ادھر نہیں رکنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو ثنا. ثنا صاحبہ، اب کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 2 اور 9 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف ایکٹ نہیں کر سکتے اگر وہ ریزائن کر جائے یا وہ ریٹائر ہو جائے. لیکن آج جس طرح جو سپریم کورٹ میں جو ماحول تھا اور جو توجہ پیش کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی آئین کا ایک حصہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک کام اگر شروع کر دیا ہے تو اس کو آپ کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے، جس کو لے کر قاضی فائز صاحب جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے واقعی اکاؤنٹیبلٹی پر کلمنیٹ کرے گا یا یہ کاروائی برائے کاروائی ہی چلتی رہے گی صرف؟ دیکھیے میرا خیال ہے بہت ایکٹیولی اس کو میاں داؤد صاحب نے بھی فالو اپ کیا ہے، اور بھی کیسز ہیں اور بھی ریفرنسز ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کی یہ جو کارروائی ہے اس کو پوری طور پر دیکھنا بھی چاہیے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، فیس کرنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں نا شہزاد اکبر صاحب اب موجود نہیں ہیں، ان کو کیسے ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے جو فائز عیسیٰ صاحب کے لیے انہوں نے مدد فراہم کی تھی اس طرح کی مدد کیسے فراہم کریں گے. کوئی اور شہزاد اکبر صاحب کی جگہ ہو تو شاید ظاہر لکین صاحب روک جاتے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب واز دی لاسٹ آئی تھنک مانیٹرنگ جج بھی تھے، اور اب باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ پاناما بینچ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ سے نکل گیا ہے. تو یہ ان اینی کیس آئی تھنک یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. یہاں تک میں بھٹی صاحب سے اگری کروں گی کہ آج یہ پولیٹیکل پوزیشن ہے جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی تھوڑی سی سیاست دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو التوا میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم 15 یعنی کہ الیکشنز کے بعد سنیں گے. ان کو بھی شاید یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو خواجہ آصف ٹائپس ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس کو بہت اسٹرانگلی ان کو ریپریمانڈ بھی کریں گے، ان کو چاہتے ہیں ان کو ٹہرے میں لانا. تو انہوں نے آئی تھنک آئندہ آنے والی حکومت پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ اس کو کس طرح فالو اپ کروانا چاہتے ہیں اپنے شہزاد اکبر صاحب کو لا کر. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی میرا خیال تھوڑا سا اس میں ایک سیاسی پہلو دیکھا ہے. تو نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو صرف عدل اور انصاف پر ہی رہنا چاہیے اور نہ سیاست میں. تو میرا خیال ہے جس نے سیاست کی اس کا اینڈ یہی ہوا ہے جو کہ ظاہر علی نقوی صاحب اعجاز الاحسن صاحب کا ہوا ہے. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا نصر صاحب، اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہا جا رہا ہے کہ کارروائی جو ہے جاری و ساری رہے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج جو ہوئی، جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو ویمن ایکشن فورم کا جو کیس ہے ثاقب نثار صاحب کے خلاف، ہم اس میں بھی حکومت جو ہے وہ اپیل میں جانا چاہتی ہے. کیا یہ ایک جو نواز شریف صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا تھا، لگتا ہے جوڈیشری پہ ان کے جو ہے وہ کہیں شاید اس پہ کہیں جو ہے وہ ہاتھ چل جائے؟ دوسری طرف تو نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا کیونکہ وہ اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں دوسری سائڈ سے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کارروائی کا حصہ بنیں گے جو اکاؤنٹیبلٹی کی نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، آل دوز ججز جن کا اس میں نام ہے جنہوں نے ایک کردار ادا کیا؟ میری بات یہ ہے کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، آسان ترین زبان میں یہ ہے پنجابی میں کہ ڈگا کھوتے تو غصہ کمیارتے، ٹھیک ہے، گرتے آپ گدے میں ہیں اس کے کمہار کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. میاں صاحب کے خلاف گیم لگانے والے کوئی اور تھے، ادھر بیچاروں کا بس نہیں چلتا اور حالات ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے. اندازہ لگائیں کہ وہ شخص
जो स्क्रीन पर रिपीटेडली कहता था कि नवाज शरीफ अरे वो तो ताबूत में ही वापस आएंगे, अल्लाह माफ़ करे। यानी रौनक की ये इंतहा, उसके लिए टेक्सला खाली छोड़ दिया जाता है। और ये क्यों खाली छोड़ा जाता है, इसके अंदर की गेम बच्चे को पता है। जाए आप कल कैमरा लेकर जाएं टेक्सला, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सरवर खान इज लूजिंग, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि शहबाज शरीफ का यार जीतेगा, जिसका नाम है चौधरी निसार अली खान। गेम समझ रही है कि नहीं? अब वो रुस्से हुए बैठे हुए ने, और नहीं यार कम तो करो ना, देखो यार नहीं साढ़ा किया तुझे नहीं इनका, कि जिन्होंने जिधर हाथ पैदा उथे ला लिए कि वो तो काम खत्म हो गया ना, बोर्ड को इज्जत दो। उसके बाद तो आ गए थे बाजवा को एक्सटेंशन दो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप कह रहे हैं लोटों को इज्जत दो। नहीं ऐसे ही है, सही बात है। लेकिन आई फील सॉरी, मिसाल के तौर पर आई नो इट फॉर अ फैक्ट एज नुसरत जावेद कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जो वो वाक़तन एक बड़ी ही अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी बीवी, बहुत वफाशार और बहुत सलीक़ामंद और बहुत शफीक माँ। जब मुशर्रफ साहब का टेक ओवर होता है तो आपको याद होगा बेगम साहिबा को मरियम बीबी समेत यहाँ आना पड़ता था, ठीक है। वो निकली बाहर पहली मरतबा घरेलू खातून होते हुए टू डिफाई मुशर्रफ। आपको पता है यहाँ पर बड़े बड़े फन्ने खान जो बैठे होते हैं, जला दो, ये कर दो, वो कर दो, इस किस्म शीदा टलीज ऑफ लाल हवेली, कोई इनके इस्तकबाल को तैयार नहीं था। जो 8, 10, 15, 20 लोग जिन्होंने हिम्मत की कि ठीक है यार हम जाएं, उनमें एक साहब थे मुमताज़ साहब, जो इधर फुलगरा के ये राजा होते हैं हमारे पास ही जो गाँव, उनके बेटे वक़ार, चलें वो ख़त्म हो गया जी। उसके बाद जब मियाँ साहब को 2017 में नाअहल करार दिया गया तो ये वापस मरी जा रहे थे। तो आप अभी रिकॉल करें, इनका सबसे बड़ा इस्तकबाल जाते हुआ बाराकू के करीब। अगेन द मैन रिस्पॉन्सिबल वाज द सन ऑफ मुमताज़ साहब, राजा वक़ार मुमताज़, ठीक है। उनको टिकट नहीं दी गई, वो मैदान खाली छोड़ दिया गया है। आमिर कियानी जिनके बारे में आपने कहा है, अदवियात का भी मसला नहीं है, वो जिनका एसेट से उन्होंने कहा है कि एनुअल देना है, जितने ना जितने, क्योंकि अभी उससे और बहुत काम लेने मकसूद हैं, अभी नए केसेस आने हैं, बीबी बात बढ़ रही है मजीद गिरफ्तारियों और मुकदमात की तरफ। और उसमें ये जो अब हम जाते हैं ना मनाल से ऊपर, वहाँ के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे कुछ गवाहियाँ, कुछ मादा गवाह दरकार हैं। लिहाजा राजा वक़ार अब बल्कि वो जैसे अभी सना बीवी कह रही थी ना लतीफ़े की बात, मुझे तो हैरानी हुई कि नवाज शरीफ को भी टिकट मिल गया जी हल्का 130। क्या बात कर रही है आप ऑनेस्टली। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन, अभी पाइपलाइन में कहा जा रहा है और भी कुछ लोग हैं। उसके बाद जो इंदिया दिया है अटॉर्नी जनरल ने कि वो केस खोलना चाहते हैं वुमेन एक्शन फोरम का अगेंस्ट साकिब निसार साहब। तो कहाँ चीज़ें जा रही हैं? क्या वही बात है जो नुसरत साहब बात कर रहे हैं और वो वहीं सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और वहीं सिर्फ जो है वो चीज़ें चलेंगी? नुसरत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि वो हैरान है कि नवाज शरीफ साहब को टिकट कैसे मिल गया। नवाज शरीफ साहब को खुद भी वो हैरान है, नवाज शरीफ साहब के मुझे भी टिकट कैसे मिल गया। अच्छा, इशू ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है हमारा, ज़रखेज़ चरागाह है। इस ऐसे मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहते हैं, बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ। कोई आइंदा इस मुल्क में किसी ताकतवर, किसी पैसे वाले और किसी ओहदेदार के ख़िलाफ़ ना कोई GIT करेगा, सबूत इकट्ठे करेगा, ना कोई जज फैसला करेगा। जिस तरह मकाम इबरत बना रहे हैं ये चंद ख़ानदान जजेस को, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
दुनिया के अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में होते अगर जरदारी साहब के 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, उम्र भर के लिए वो सियासत से आउट होते और कौम से मुंह छुपाते फिरते। टीटी स्कैंडल में जिस तरह शहबाज शरीफ एंड फैमिली को बरी किया गया है दुनिया में कहीं नहीं, और हमारे सामने उस जज को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन लगा दिया गया। पूरे सबूत नहीं सुने, पूरे गवाह नहीं सुने, पूरा केस पे जिरा नहीं की, एक दिन उठ के तो बरी कर दिया। टीटी स्कैंडल इतना डॉक्यूमेंटेड था कि अगर ये दुनिया के किसी मुल्क में भी होता तो हाउस ऑफ शहबाज शरीफ सियासत से आउट था। पनामा लीक्स में नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए, बरी हो गए मज़ाक़ खेज़ और भोंडे अंदाज में। सवाल वही है कि पैसे कमाए कैसे, पैसे आए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे। एवनफील्ड फ्लैट्स थे पहले माने उनके, अच्छा सिर्फ वो इसी पे इस उम्र भर के लिए बुक हो सकते थे कि जनाब स्पीकर ये ज़रा है, सुप्रीम कोर्ट की जालसाजी, कतरी खत, कैलबरी फाउंड, झूठी ट्रस्ट डीड। सवाल आज ये है कि कुर्बे क़यामत की निशानी है कि मुल्ज़म और मुजरमों ने अदालतें लगाई हुई हैं और वो JIT वाले उसमें मुल्ज़म बन के खड़े हैं और जज मुल्ज़म बन के खड़े हैं। जुर्रत देखें इनकी, मुंह देखें इनके बड़े, ये जिस्मों को ज़बानें नहीं लगी हुई हैं इनकी, ये जिस्म ज़बानों को लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये कैसा ये माफिया है कि बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, किरदार कंडक्ट ख़ानदान पे बात पहुंचाई, ऑडियोज़ करवाई, उसके बाद जलसों में तस्वीरें लगाईं और उसके बाद अब वो जजेस एक एक करके और हम जश्न मना रहे हैं। ये तथहीर हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, ये तथहीर नहीं हो रही भाई। ये हम गरीबों को छितर पड़ेंगे कदम 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 पे इन बड़ों के खिलाफ। आज अब कौन करेगा जो वो किधर, उनको मैं शर्मिंदा हूँ मैं उस जो अयान अली वाली और बिलावल भुट्टो की एक अकाउंट वाली JIT पे ये 14,000 ट्रांजैक्शन, महबूब फेरी वाला, मंजूर पापड़ फरोश, जिनके पासपोर्ट नहीं बने थे वो दुबई से टीटियाँ भिजवा रहे थे, और ये पनामा लीक्स वाले, एवनफील्ड हमारा तो है ही नहीं, पते मेरी तो बाहर ही कोनी जायदाद, मुल्क में छड्डो जी, बाहर ही कोनी जायदाद, मेरा खामद कैप्टन सफदर 1500 दिरहम पे और मैं तो कफालत में हूँ, 1.25 अरब की अभी की है। कोई खौफ खुदा, कोई खौफ खुदा है। अब आज ये अदालतें मुजरम हो गई हैं। पर मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा आखिरी अच्छा, और कुर्बे क़यामत की निशानी है कि हम ग्लैमराइज करते हैं, हम उनको सर पे। अच्छा मुशर्रफ को तो सजा दे दी आपने, सजाए मौत ठीक किया। मुशर्रफ अकेला था, वजीर आजम था, वजीर कानून था, जजेस थे, ठीक है। और मुशर्रफ का कसूर क्या था? आइन तोड़ा, पार्लियामेंट को तमाशा बनाया, सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाया, इलेक्शन से भागा। ये 4 काम तो शहबाज हुकूमत करके गई है। ये क्यों हैं? ये जो सिविलियन आमर हैं, ये जो मुनाफकत करते हैं हमसे, इनको क्यों नहीं सजाए मौतें देते? वो मैं आपकी बात, जो आप बातें कर रहे हैं कि कौन खड़ा होगा इन माफिया के अगेंस्ट, मैं वहां से उसको लेके चलती हूँ। बिल्कुल, अगर आप ठीक कह रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट, अगर ये जजेस इतने राइट पे होते, दे मस्ट हैव सम स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट ना, जो आज ये पीछे हट रहे हैं। ये भी तो फ्लिप साइड, ये भी तो है ना, ये भी तो टूल बनते हैं ना निज़ाम का। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जज, वो तो अभी पहले बात कर चुके हैं ना, कि इनकी इन्वेस्टिगेशन, इनकी इंक्वायरी, इनकी जो कुछ भी है वो यहाँ रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, चलो ये दो जजेस की आप बात कर रहे हैं ना, और साकिब निसार घर बैठा हुआ है ना, खोसा वहां बैठा हुआ है ना, रोज सलावातें पहुंचाते हैं ना, कसूर क्या था उनका? कसूर यह था कि इनके खिलाफ फैसले कर गए। उन JITs वालों का क्या कसूर था? इनके करतूत सामने ले आए। तो ये आप आज कर लें, जितना मर्जी ये कर लें, ये मुल्क आपका भी उतना ही है, उन JITs वालों का भी उतना ही है। वो मर गए, डॉक्टर रिजवान मर गया, कोई भाग गया, कोई रिकॉर्ड बदल गया, कोई कहीं चला गया। ये फिर से 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं अब औलाद जो है वो गद्दी नशीन वलीयत बनते जा रहे हैं। इनका ही मुल्क है, इन्होंने ही करना है ना। अच्छा सना साहिबा, क्या सिर्फ सियासतदान आर टू बी ब्लेम्ड इन दिस इंटायर जो ये सारा सिनारियो है? क्या सियासतदान सिर्फ आर टू बी ब्लेम्ड कि वो एक इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं जजेस के अगेंस्ट क्योंकि उन्होंने सजाएं दी थी, ऐसे भट्टी साहब अभी बात कर रहे हैं, या जो इनका किरदार है वो भी ऑब्वियसली बहुत जो है वो क्वेश्चनेबल है? और फिर वही बात जो हम पिछले सेगमेंट में कर चुके हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी सम स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट, अदरवाइज वो क्यों यक के बाद दीगरे? अभी और नामों की भी बात हो रही है कि लोग और रिजाइन करेंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का क्या कसूर था? उनकी प्रमोशन क्यों रुकी थी? उन्होंने किस चीज पर इनकार किया था? उन्होंने किसको इनकार किया था? ये भी याद रखिए ना। लेट्स नॉट फॉरगेट
वकार सेठ को पागल किसने करार कहा था? मतलब अल्लाह उनको जन्नत में मकाम अता फरमाए। उनके पूरी जो तश्कील हुआ फैसला था उसमें उनको क्रेजी करार दिया गया था। अब मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि जजेस साहिबान इनको इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो अपराइट रह जाते हैं उनका तो हाल देख लीजिए। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की किसी ने बात की है? मुस्लिम लीग नवाज के किसी लीडर ने बात की है? उस पे जरूर बात की है कि poor man can't even practice। मैं वही कह रही हूँ कि जो इनके साथ खड़ा होता है ये उनके भी नहीं है, ये जो उनके खिलाफ खड़ा होता है ये उनके भी नहीं है। ये हर किसी बात को जज से जोड़ देना, सियासतदान बिल्कुल जी इस वक्त सब के सब मैं कहती हूँ अपने अपने मफादात देख रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशंस देख रहे हैं, अपने अपने मामलात देख रहे हैं। जिसको टिकट देने का दिल चाहता है उसको दे रहे हैं, जिसको पता है नहीं देना है। आज तलाल चौधरी साहब को क्या उन्होंने जबरदस्त उन्होंने कहा आप सेनेट में आ जाइए, हम आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे, आप हमारे लिए बड़े, आपकी बड़ी कदर है। वो जो दूसरी खातून है उनके जब मियाँ कैंसर के पेशेंट थे, इतनी मुश्किल हालत से वो पहुंचे थे वोट डालने, उस वक्त मरियम बीबी ने ट्वीट किया था कि ये आपकी कुर्बानी, ये आपका एफर्ट याद रखा जाएगा। ऐसे याद रखा जाता है। आपके मेहताब अब्बासी साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये अपने लिए जो गंद इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये इन्हीं के ऊपर गिरना है। और ये नवाज शरीफ ने जितनी उनको क्यों बुलाया, मैं तो सवाल ये उनको क्यों बुलाया वापस, ना ही बुलाते, क्योंकि जब से आए मुझे तो नजर नहीं आते। वो मीटिंग्स में बैठे हुए उनके शॉट्स आ रहे हैं, हमें तो नजर नहीं आए। अब वो पता नहीं आया कि आए भी हैं या वापस चले गए, कोई पता नहीं। अगर वो कहीं नजर आ जाए आपको तो मुझे भी बताइएगा। कोई जलसा हो, शेखुपुरा इनका गार्ड है, इन्होंने 17 से शायद दोबारा निकलेंगे कहा जा रहा है। शायद अब ये जो जजेस की रेजिग्नेशन है उसके बाद एक नया बयानिया लेके निकलेंगे। वो सर्वेज आ रहे हैं ना, वो उस पर इन्हिसार बहुत है कि वो सर्वेज में मियाँ साहब की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो गया, तो शायद अब मियाँ साहब को थोड़ा सा हौसला मिल जाए बाहर आने का। लेकिन देखिए ये ट्रेंड उस वक्त भी था जब 2018 के या 2013 के इंतखाबात में भी हमें यही नजर आया था कि 2018 वाले स्पेशली इमरान खान साहब की बिल्कुल मतलब जो पॉपुलैरिटी वो थी वो लो थी, लेकिन रिजल्ट्स पे डिफरेंट हुए। तो ये फिनोमेना है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में बातें तो कर लेते हैं, आज ताहिरुल कादरी साहब के साथ जाके खड़े हो गए। मैं तो हैरान हूँ इस मुल्क में क्या अनहोली अलायंसेस है। मतलब कौन सा नजरिया है, कौन सा पाकिस्तान है, कौन से सियासतदान है। मतलब सिर्फ चलता है वही मैं कह रही हूँ, अल्लाह करे कभी जस्टिस मुनीर के हवाले से भी हम बात करें, कभी नजरिया जरूरत के ऊपर भी बात की जाए, कभी उसके ऊपर भी कोई फैसला लिया जाए। लेकिन देखे ना, फिरदौस आपा को टिकट नहीं दिया है, फिरदौस आपा बेचारी अकेली हो गई है। अब ये तमाम लोग जो इनको सूट करते हैं वहां इन्होंने प्लेस कर दिया। टैक्सला की बात की, गुलाम सरवर की बात की। अब आप ये देख लीजिए कि अलीम खान साहब जिस सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन कर रहे हैं, और मैं कह रही हूँ आपस में मिलकर सोचते तो होंगे, पूछते तो होंगे। आज मैंने ये ट्वीट भी किया कि क्या हमारी किस्म में यही था कि हम उदास फिरेंगे फरवरी की शामों में। तो फिर ऐसा तो फिर होता ही ऐसे कामों में वो आ जाए। लेकिन मुझे तो जो डर है वो ये हंग पार्लियामेंट ना हो जाए। अभी हंग पार्लियामेंट का जो हंग पार्लियामेंट विल बी अ डिजास्टर और वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। और दूसरा ये जो है ना, बल्ला मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम खंबे को खड़ा कर देंगे। इन्होंने खंबे की जगह आजकल वकीलों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब भी माशाल्लाह पीटीआई के सीट पर लड़ेंगे, लतीफ खोसा साहब पीटीआई की सीट पर लड़ेंगे। मतलब वो खंबे से शुरू होकर अब जो वकीलों को खड़ा करने पर आ गए हैं, उनके बल्ले का निशान आप लें दें, वो दो टिकटें दे रहे हैं, एक ब्लैंक दे रहे हैं। पता नहीं उनका ऑल्टरनेट प्लान क्या है, किसी और पार्टी का निशान लेंगे, कोई बल्ला लेंगे, बल्ला तो नहीं मिल रहा उनको, कोई विकेट लेंगे या अंपायर ही ना मांग ले। मुझे तो डर ये है कि फिर इवेंचुअली कहेंगे अंपायर दे दो हमें इंतखाबी निशान, वो जो हमारे साथ नहीं है। लेकिन देखिए ना नारिया, ये सिर्फ लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने का मकसद है कि लोगों का इंटरेस्ट इलेक्शन में ये रह जाए कि पता नहीं हो भी रहे कि नहीं हो रहे। अच्छा हो भी रहे कि नहीं हो रहे, अच्छा निकला कि ना निकला, अच्छा ओहो बड़ी अमनो आमादी बड़ी मुसीबत है, निकला कि ना निकला, वोट पावा कि ना पावा, ये यहाँ पे ले आएंगे ताकि भाई जिन्होंने वोट डाले और जिनको वोट डालने हैं वो निकलेंगे ही नहीं। और ये यही चाहते हैं, एंड तक यही क्योस मचाना चाहते हैं। वरना इलेक्शन इस मुल्क में होते हैं, उस मुल्क में जलसे होते हैं, मैनिफेस्टोज होते हैं, आप हमारे पास कुछ लेके जाते हैं। ये अलग पार्टी है जिनके मंशूर ही नहीं फाइनलाइज हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नुसरत, मंशूर नहीं फाइनलाइज हो रहे, बयानिए नहीं फाइनलाइज हो रहे अभी तक। अभी हम PMLN की तो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की आपने बात कर दी, सियासी कज़न जो है बदल गए हैं ताहिरुल कादरी साहब के। मतलब यहाँ समझ नहीं आ रहा कि बयानिए हैं क्या। बयानिया PMLN का तो मैं बता देता हूँ, बहुत क्लियर है, साड़ी गल हो गई। ये इतना मुख्तसर, इतना शॉर्टेस्ट बयानिया कभी आपने देखा नहीं होगा। साड़ी गल हो गई है, टिकट ले लो तो तुम जिते हो, यू आर मैंबर नेशनल असैम्बली।
अच्छा, People's Party is very comfortable in sin. And they don't want to look past. I mean, they have aspirations, but उनका बल्कि वो थोड़ा सा जो मुझे फील आ रही है वो ये है कि उन्होंने 2018 में जितनी सीटें सिंध से ली थी उसमें 3-4 इजाफा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है ना, 2/3 से इस दफा फिर बात बनेगी। ये भी खाली मैं यानी कि प्रोविंशियल टर्म्स में नहीं बात कर रहा हूँ, नेशनल की बात कर रहे हैं। इसी तरह कल इनका बितानलिया वाला जाना को मजाक नहीं था बिलावल भुट्टो का, उसके पीछे एक थोड़ा सा वो है चक्कर, क्योंकि वहाँ वो शहादत बलोच थे। हर इलाके में देखिए कुछ लोग होते हैं वो बहुत पुराने जियाले थे, उनकी फैमिली में इख्तलाफात हो गए थे, अब वो इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे घोड़ा डांस हुआ था। आज यानी कि कज़न बदलने के बहुत अहम वजह जो है वो ये कि एक यानी कि बीबी को भी अलायंस करना पड़ा था ताहिरुल कादरी के साथ, जब नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए थे, तो उनके साथ होता ये था मीनार पाकिस्तान। तो मेरे जैसे लोग उनसे खपा तो वो मुझे वाई आर यू सो ऑब्जेक्टिंग टू इट इन पॉलिटिक्स, यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज़। बेचारी अल्लाह बख्शे, ज़ाहिर है कि हमारी वो बात सुन लेती थी, उनका दिल बड़ा था, वो आजकल के इन सियासतदानों की तरह नहीं थी जिनकी और एरोगेंस जो है यहाँ पे लिखी हुई होती है। इकबाल हैदर अपने माथे ही हुआ, तो वो बड़ी मुश्किल से ले गई वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के जलसा देखने आओ। वहाँ पे नवाजा नसरुल्लाह कर रहे थे, बीबी स्टेज पे बैठी हुई है, जानबूझकर ताहिरुल कादरी देर से आया, जैसे ही वो आया पूरे ना वो तो जुनूनी उन्होंने ना जैसे धमाल नहीं डलती, कादरी 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 कादरी। तो बाद में हुई तो मैंने कहा बीबी फॉर गॉड सेक, आपकी तो अभी तक स्ट्रेंथ ये थी कि यू आर अ क्राउड पुलर एंड यू आर लूजिंग दैट सो ओपनली। शी सेड बट लुक वेयर नवाज हैज पुट मी, वो उन दिनों एहतसाबुर रहमान और यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बीबी बात ये है, जो है वो अगर आप बयानिया की बात कर रही हैं, दे डोंट नीड एनी बयानिया। इस वक्त हमारे सारे पॉलिटिशियंस एंड आई इंसिस्ट इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, इनमें एक लड़ाई है, सेम पेज पे किन्ने आना। तो एक दूसरे को कोनियां मार रहे हैं, सेम पेज पे मेला भी तो है, मैंने भी तो जाना है, ये दिस इज द बयान। प्रोड्यूसर बार-बार कह रहे ब्रेक ले लें, उसके बाद वो भट्टी साहब की तरफ जाते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब, कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला मुतवक्के है वीज़ावी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्ला रहेगा या बल्ला जाएगा? इससे पहले मैं इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस तरह उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से बल्ले का पीछा किया है, वो कमाल है। और इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन 70 दिन फैसले पे महफूज उन्होंने रखा है ताकि फ्रीज़र में, ताकि ताज़ा तरोताज़ा फ़ैसला मिले। दूसरा फ़ैसला खैर से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के कहने पे किया। पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ पहुँचे, हुक्म इम्तनाई फिर पहुँचे, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के हक़ में आया, ये आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। अगर वहाँ से भी पीटीआई के हक़ में आया तो फिर शायद अडयाला जाएँ, इमरान खान को कह दें कि वापस कर दे यार भाई, तेरी मेहरबानी। तो और ये ज़हनों में रहे कि ये 75 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है, सबसे जानबदाराना फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। ये पहला इलेक्शन कमीशन है हमारी तारीख का जिस पर दोनों सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बंदयाल और फ़ाइज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट मुत्तफ़िक है कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, मतलब आइन तोड़ा है। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने आइन को नए सिरे से लिखा। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने एक जमात के 2 इंतखाबात कालअदम करार दिए। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकता, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सकता। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने इस मुल्क को आइनी, अदालती और सियासी बहरान में धकेलने की एक बड़ी वजह है। ये पहला इलेक्शन कमीशन है कि जिसकी वजह से
आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट बल्ला मिलेगा, बल्ला नहीं मिलेगा, बल्ला ये होगा, बल्ला वो होगा, 50-50 है, 50-50 है सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का। लेकिन उनका प्लान बी भी है, जाहिर है। आज पता चला है कि प्लान बी ये है कि वो एक जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे और उसके सिंबल पे लड़ेंगे। लेकिन एक दो जुमले कुर्बे क़यामत की निशानी, बिलावल भुट्टो खुरम गंडापुर के साथ बैठे खड़े थे, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जब ज़िया और भुट्टो इकट्ठे हुए ये 16 महीने में, तो इससे पहले फरमाया करते थे कि छोटे मियाँ तुम कातिल आला, और शहबाज शरीफ के बारे में फरमाया तुम मॉडल टाउन के कातिल हो, तुमसे अशाना का भी हमने हिसाब लेना है। और कुर्बे क़यामत की ये भी निशानी है कि ओन चौधरी शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हैं, गुलाम सरवर तो एक वो भी ठीक है ताबूत में, ओन चौधरी इमरान खान का साया, और कुर्बे क़यामत की निशानी अलीम खान और जहांगीर तरीन के लिए दिल खुले हैं। ये ATM थे, ये करप्ट थे, ये मनी लॉन्ड्रर थे, ये चीनी चोर थे। अच्छा सरा साहिबा, आपकी क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा? जिस किस्म के आज रिमार्क्स आ रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है, और भी बहुत सारे इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट से आए, एक्सपेक्टेशन क्या है? बल्ला रहेगा, बल्ला जाएगा? देखें, ये वो बल्ला है जो किसी को ऑफर किया जाता है तो वो लेते नहीं है, और वो पार्टी जिसको माशाल्लाह पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट वो आ गई है, उनको भी बल्ला चाहिए। जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड लोगों के लिए पार्टी मौजूद है, इसीलिए ना इनको कंप्यूटर चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए एज एन इंतखाबी निशान, इनको बल्ला चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो बल्ले वाला मामला है इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, वो बार काउंसिल किधर गई जिन्होंने इनको हटवाना था, जिनके होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते थे? वो हसन रजा पाशा साहब, वो सारे इस्तीफा मांग रहे थे कि मुतालबा कर रहे थे, वो अचानक से एक दिन झाग की तरह उठे पे वो बैठ गए। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि उसका क्या बना। तो ये बल्ला तो मेरा ख्याल है इनको दे देना चाहिए, और मेरा ख्याल ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज़ी साहब मेक श्योर कि वापस कर दिया जाए। लेकिन इस बल्ले के निशान के ऊपर अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ा तो भी PTI ही जीतेगी, अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए, जो कि नहीं होंगे। नो साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपकी क्या बीबी, मैं अपनी औकात में रहने वाला ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ। आई एम नॉट सपोज टू कमेंट, एंटिसिपेट, स्पेकुलेट व्हाट सुप्रीम कोर्ट वुड डिसाइड। जो भी सोचेंगे बेहतर ही सोचेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ किसके घर जाएगा सैलाब बल्ला, यानी सैलाब बला मेरे बाद। मैं इंतहाई जानदारी से समझता हूँ कि उनको तमाम तर सुखम के बावजूद एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बल्ला मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके बावजूद जो है मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि उन्हें बल्ला दे भी दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि इन इंतखाबात से पहले आई एम एंटिसिपेटिंग आइंदा 8 से 10 दिनों में चंद बड़ी गिरफ्तारियाँ। फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह मेरे मुँह में खाक, वैसे तो उनकी दुआएँ तो लोगों को वज़ीर आज़म बना देती हैं, अगर वो दुआओं देने वाली ही वो जो गिरफ्तार हो जाएं तो क्या होगा। मिसाल को तो लोगों की बहुत दरीना ख्वाहिशात हैं तो कि वो ये कि यानी पाक पतन से उठी को दुआ के असर तो होते हैं ना, तो वो जल्द उलट पाए जान चीज़ें तो बाज़ औक़ात तो मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर बल्ला वापस मिल गया तो जानबूझकर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर के नकदा कोका के साथ वो जो कैदी नंबर बनते हैं वो बहुत इश्तियाल में आ सकते हैं, और उससे शायद 9 मई जैसा कोई हंगामा होने की कोशिश होगी, जहाँ पे ज़ाहिर है इस दफ़ा ये एहतियात की जाएगी कि वहाँ ना जाएं। And they'll be cut to size even further. In that case, they would be losing their polling agents in a mass scale way. अगर इस एडवेंचर की तरफ गए तो इससे ज़्यादा मुझसे ना करवाएं, मैं ये नजूमी नहीं हूँ। नहीं, मुझे पता है, लेकिन आपको लगता है कि जो अभी मिस एडवेंचर जो भुगत रहे हैं उसके बाद फिर एक एडवेंचर की तरफ जाया जा सकता है? कमाल है आदत। आपने वो फिल्म नहीं देखी ना, असली मौला जट, उस पर कॉल यूं जो है ना वो कैमरा ओपन ही होता है उस वक्त, वो यूं ना जेल की सलाखों से अपना कंधा पिंडा मार रहा होता सुल्तान वो मुस्तफ़ा कुरैशी, वो कहता मेरा भी कोई दुश्मन होवे, मेरा भी कोई दुश्मन होवे। तो ये मैसोकिस्टिक भी तो कुछ टेंडेंसीज होती है ना, ये एक बाकायदा यानी कि बहरहाल इस पर रिसर्च हुई है अभी, तो यानी कि इनके अंदर है कि अपने आप को इस तरह हाँ वो करने का। तो मुझे ये खौफ है
मेरी इस्तदा तहरीक इंसाफ के दोस्तों से यही होगी कि ठीक है आपके ट्रोल्स मेरे साथ जो मर्जी करें, लेकिन खुदा का वास्ता है अगर बल्ला वापस मिल जाए तो अपने पोलिंग एजेंट्स तैयार करने पे जोर दीजिएगा, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीबी एवरेज यू नीड 280 to 230। भट्टी साहब, आपका ख्याल है रेडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए? क्योंकि जो अभी नुसरत साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, पोलिंग एजेंट्स की बात हो रही है, लोगों को जिस तरह पकड़ धक्कड़ हो रही है, उस सारे को सिनारियों को मद्देनजर रखते हुए देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से ना अपना कख रहा ना किसी का कख छोड़ा। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कर दी, मैं आप पे इलेक्शन हुई। लेकिन जो नुसरत जवेद साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन डे की अपनी साइंस होती है। बिल्कुल, इलेक्शन डे बड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान तहरीक बल्ला मिलता है नहीं मिलता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलता है नहीं निकलता और फिर वोट डालता है। और फिर दूसरा है कि उस दिन ले जाना लाना, इनकलाब घर के ड्राइंग रूम में कॉफ़ी का कप पी के तो नहीं आ सकता। तो बड़ा डिफरेंट एक माहौल होता है हमारे इलेक्शंस का। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है जी। इलेक्शन डे पे क्या होता है, बट एक चीज़ तो मेरा ख्याल तय है, इससे कोई जो है वो डिसएग्री नहीं करेगा कि दीज इलेक्शंस विल बी बाय फार द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस ऑफ आवर टाइम्स। लेट्स सी क्या होता है, बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। नुसरत जावेद साहब, भट्टी साहब और सना बुच्चा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आप डाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।